और मैं आप लोग के बीच में इसलिए आया हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप लोग बताना चाहिए। देखिए, जब मैं कोर्ट केस की लड़ाई लड़ने जा रहा था तो सबसे पहले मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित हुआ, क्योंकि उनके जो काम थे बहुत ज़बरदस्त थे। उन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम को देखते हुए मैंने ODF जो है, मैं अपने ज़िला के और प्रखंड में सबसे पहले कराने वाला इंसान हूँ। सबसे पहले 700 घरों में दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना को भी हमने पूर्ण कराया था, जिसमें हमें विधायक जी ने हमें सम्मानित किया था प्रशस्ति पत्र देकर। और कोविड काल में भी हमने जो है, जब दुनिया छुप रही थी, जिनको AC में बैठने वाले थे वो छुप रहे थे, उस समय हमने दिल्ली के आम जनमानस के पास जो है राशन, अपने तनख्वाह से राशन और लोगों के घर में जो है सब्जियां, तमाम चीज़ें उपलब्ध कराने का काम किया। अब रही बात ओल्ड पेंशन स्कीम की, जो ओल्ड पेंशन स्कीम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तमाम जवान, अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारीगणों को मिले, उसको देखते हुए हमने इस लड़ाई को लड़ा। अब ये लड़ाई न्यायिक लड़ाई है और हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है, पहले तो मैं बता दूं कि एक व्यक्ति है जो अपना चैनल बना के मेरे नाम पे तोड़ मोड़ के पुराने वीडियो को डालता है, राष्ट्रीय पता नहीं देश का रक्षक के नाम से बना रखा है। उसका हरदम का काम है कि मेरे वीडियो को चुरा के डालना और दिग्भ्रमित करना। और उससे क्या हो रहा है कि मेरी जो मतलब पारिवारिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं कार्यरत हूँ, वो मुझसे वहाँ पे जो है वो लोग मुझ पे दबाव बना रहे हैं। अब दबाव बना रहे हैं, वो किस प्रकार से बना रहे हैं भगवान जाने, उनकी क्या सोच है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इंसान में भगवान का स्वरूप देखता हूँ। अब जो बना रहा है वो ईश्वर को परेशान कर रहा है, हमें परेशान क्या करना। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम, सुप्रीम कोर्ट का जो 8 वीक का जो टाइम दिया है कि हमें जवाब देना है, मैं उस जवाब पे दिन रात लगा हूँ कि हमें क्या जवाब देना है, किस प्रकार से जवाब देना है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, और ये तमाम 8 वीक का टाइम है। अब रही बात की एडवोकेट आदरणीय अंकुर छिब्बर सर ने भी कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में हमें एडवोकेट की पैनल तैयार करना पड़ी। आपको मैं पूरे जितने भी CAPF के लोग हैं, देखिए हमारी कोई अपनी व्यक्तिगत नहीं है कि मुझे चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी क्विट करने वाला हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन को और छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी बंदिश में आज तक नहीं रहा। क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो समाज के लिए जीता है, उसमें कोई भी हो सकता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मेरा मानना ये है। तो जब ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में जवानों की जब बात आई, अर्धसैनिक बल की बात आई, तो 2004 के पहले वालों को सबको सरकार ने दे दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें स्पष्टता पूर्वक बताया है, 351 पेज का SLP गवर्नमेंट की तरफ से SLP के जो है फाइलिंग हुआ है। आप सभी को बताता हूँ, 351 पन्नों का जो है उसमें लगाया गया है। उसमें ये बताया गया कि आप आर्म पुलिस फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है, लेकिन दस्तावेज की बात है, क्योंकि 8 वीक का टाइम दिया दस्तावेज हमको वहाँ पे पूर्ण करने का। और मैं बता दूं, मैं आपको बता दूं, बिकॉज ऑफ द रिस्पोंडेंट हैव द फाइल्ड appreciated that even last 20/1/2020 Chief Public Information Officer in reply to the RTA application filed by the petitioner 18/12/2019 had अब 18/12/2019 को हमने एक RTA डाली थी, और किसको डाली थी ये भी क्लियर करता हूँ, गृह मंत्रालय को डाली थी, और पूछा था, ये नहीं है कि आगे पीछे। फिर हमने 20 में पूछा, दस्तावेज मैंने पूरा इकट्ठा कर रखा है। एप्लीकेशन अंडर RTA एक्ट 2005 रिगार्डिंग, ठीक है, प्लीज रिफर ऑफ द RTA एप्लीकेशन दैट इन 23/12/2019 वाइड ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ द प्रोसीड्यूर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द ग्रेड पे अकॉर्डिंग द क्वालिफिकेशन प्रोड्यूस एंड डिटेल्स हैड बीन द टेकन अप फॉर। ये देखिए गृह मंत्रालय को मैंने दिया है। आप लोग जितने लोग हैं शेयर करना शुरू कर दीजिएगा। मैं इस बात से बड़ा दुखी हूं, और इसमें RTA में जो है सुधीर कुमार राय डायरेक्टर पर्स कोड CPI, ये सुधीर साहब हैं, और इन्होंने डिप्टी सेक्रेटरी साहब को दिया है MHA को, और PA डायरेक्टर ऑफ पर्स MHA, और ये इन्होंने मुझे जवाब के रूप में इन्होंने भेजा। जब मैंने ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था तो मुझे डॉक्यूमेंट आज हाथ जो लगा है, मैं आपको बता दूं,
मैंने एक बात हरदम आपसे कह रहा था, अब आपको बता दें, अपील नंबर 439/1980, ये बात आप लोग सभी लोग ध्यान में रखिए, 439/1980 टिल्ड एज अखिलेश प्रसाद वर्सेज यूनियन टेरिटोरी ऑफ द मिजोरम, वेयर इन द हम्बली कोर्ट वाइड जजमेंट 11/2/1981 हैज गिवन categorical finding that in the opening of the answer both the question must be given of the informative in view of the previous subsection 1 of section 3 of CRPF Act which the ये CRPF एक्ट को इन्होंने जब बात रखी थी तो इसमें बोला था कि CRPF fell within the expression of the armed force of the union। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है जो जीता है। जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश प्रसाद को कहा कि आप CRPF एज एन द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, और ये पूछा गया था कि यूनियन और नॉट कैम ऑफ द बिफोर ऑफ द हम्बली अपेक्स कोर्ट इन द CR अपील नंबर। आप ये बताइए, इसमें तमाम चीज़ें रखी गई है, ये आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। ये दस्तावेज ढूंढना बड़ा मुश्किल था, ये दस्तावेज ला दिया गया है, और ये दस्तावेज आप लोग को मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग भी याद रखिएगा। देखिए मेरे पे बड़ा जो है दबाव है और मैं खुल के बात बोल रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत जो है ओवरलोडेड मैं मान रहा हूँ कि मुझे बड़ा मतलब एक तरह से कंधों पे ज़्यादा बोझ बन चुका है, लेकिन उस बोझ को मैं बड़ा आसानी पूर्वक झेलता हूँ, क्योंकि ईश्वर इंसान के रूप में बड़ा, आप लोग को या कोई भी हो, ज़िंदगी में अगर तनाव ना हो तो आदमी आगे बढ़ता नहीं है और उतनी जिम्मेवारी भी नहीं समझता है। चलिए, बिकॉज द रिस्पॉन्सन एंड फाइल ऑफ द अप्रिशिएटेड दैट इन द सिमिलर मैटर हैज द फाइल बिफोर एम द हम्बली हाई कोर्ट इन WPC 1358/2017 टिल्ड ऑफ श्याम कुमार चौधरी एंड वारिस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड वारिस वाइड ऑर्डर ऑफ डिटेल्स 9/4/2019। श्याम कुमार चौधरी साहब जो है 2IC हैं CRPF में। इन्होंने, इनके एडवोकेट आदरणीय अंकुर छिब्बर सर थे, और इन्होंने द इशू ऑफ द लॉन्गर ऑफ द रीजन ऑफ द केस ऑफ द ये सेम ऑफ द कांस्टेबल ऑफ द BSF इन द कोर्ट ऑफ द जजमेंट ऑफ टिल 12 फरवरी 2019 टेकन राम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया 2019 174 DRG 146 BD अलॉट ऑन द पेयर्स ऑफ द पिटिशनर एंड द परमिट देन अवेलेबल बेनिफिट ऑन ओल्ड पेंशन स्कीम। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जब इन्होंने लड़ा तो इनका जजमेंट आया और इन्होंने ये जीता है, और उसके बाद जो है मैंने वो दस्तावेज खोजने का काम किया, बिकॉज रिस्पॉन्सिबल फाइल ऑफ द अप्रिशिएट ऑफ द सैड इशू ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम। ये जो है आपका एक केस था महिपाल सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में, ये भी जीता गया जो CRPF के थे और सुप्रीम कोर्ट से, और रविकांत नेगी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये भी 2020 में था, जिसको आदरणीय अंकुर छिब्बर सर जीतने का काम किए थे। चलिए बात आगे बढ़ते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमने व्यवस्था किया है, पेयर्स भी हमने पूरा लगा रखा है और इसकी तमाम व्यवस्था हम कर रहे हैं। अब रही बात कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट होगा कौन। देखिए, मैंने इंडिविजुअल में आप सभी लोग की पहले तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि देखिए, मैंने दो चीज़ें कभी भी ओपन नहीं किया है और ना ही मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को गलत कभी ठहराया हूँ। सभी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, भगवान का स्वरूप है। वो चाहे कोई DG साहब हो, IG साहब हो, ADG साहब हो, कमांडेंट साहब हो, DC साहब हो, EC साहब हो, जो लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान का स्वरूप है, क्योंकि इंसान जो है ईश्वर का सबसे सुंदर स्वरूप है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को जो फाइट कर रहा है, जो अपने घर पे नहीं गया, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे वो समाज के लिए जीता, जिस समाज के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है, उसको हरासमेंट नहीं करना चाहिए। मुझे हरासमेंट किया जा रहा है और मैं आप खुल के बता रहा हूँ, इतना हरासमेंट किया जा रहा है कि मैं केस के ओल्ड पेंशन स्कीम वाले केस को कागज़ ढूंढने में बड़ा मतलब मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक कागज़ देखना, बताइए, आपके बीच 9:30 बजे के करीब में मैं लाइन पे आया हूँ, अभी तक मेरे कपड़े नहीं खुले हैं। अब मेरा कभी किसी से मतलब तू मैं भी नहीं हुआ आज तक, मैं हकीकत बता रहा हूँ, कभी किसी से नहीं हुआ है। हाँ, जिससे जो जिस भाषा में बात किया है उस भाषा में मैंने कभी किसी को न टारगेट किया न कहीं बोला है। अब रही बात कि कुछ लोग पता नहीं किस भावनाओं से वो ज्वलित मतलब उनके मन में ज्वलन है मेरे प्रति कि ये फेसबुक पे आता है, यूट्यूब पे आता है, ये एक्ट के तहत नहीं है।
मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज करने वाला हूं और कोई भूतो न भविष्यति ये सोचा भी नहीं होगा कि उस प्रकार से मैं कटघरे में खड़ा करूंगा जो आज तक कोई सोचा भी नहीं होगा। PIL दर्ज किस लिए होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो भी समय आने पर सबको पता चलेगा। हर जवान, हर अधीनस्थ अधिकारी सभी लोगों को पता चलेगा, लेकिन सबके हित के लिए होगा। कुछ लोग अपने चेहरा चमकाने के लिए बहुत बढ़िया से जो है किसी को टारगेट करने का कोशिश कर रहे हैं और मेरे जैसे आदमी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जबकि बड़ा अपने आप को खुशी माहौल में देखता हूं और मैं कहता हूं दुनिया कोई ऐसा काम ना करे जो मेरे लिए भारी नहीं है, मैं वो काम कर सकता। अब जब केस के मामले, जब हमारे पास 8 वीक का टाइम है सुप्रीम कोर्ट का, पहले तो मैं ये चीज़ मैं रखता हूँ, लेकिन जो वीडियो डालता है यूट्यूब पे वो सुधर जाए। मैं 10 बार कहता हूँ, मेरे वीडियो को तोड़ मोड़ कर पेश करके वो डालता है, देश का रक्षक के नाम से चैनल बना रखा है। भाई मैं मजबूरन आपको दिल्ली पुलिस साइबर सेल से मैं आपको FIR दर्ज कराने का काम करूंगा। फिर आप फंस जाओगे तो मुझे मत कहना कि लोकेश सर ने फंसा दिया। मैं साफ स्पष्ट कहता हूं, मेरे कभी गुस्से में कुछ बोल दिया उसको उठा के यूट्यूब पे डाल के गलत तरीके से प्रधानमंत्री को इन्होंने ये कर दिया। ये बताइए, जो प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़ा हुआ है, 1992 से जुड़ा हुआ, जिसके पिताजी ने पूरी समय कुर्बान कर दी, 2012 तक मैं जुड़ा रहा, 13 तक मैं जुड़ा रहा, 26 अक्टूबर के पहले तक जो दिल्ली में काम करता था, उसको इस प्रकार से तोड़ मोड़ को गृह मंत्री जी या किसी को टारगेट करने की जरूरत नहीं है ना, कि वीडियो आप उस तरह से तोड़ मोड़ को, मैंने गुस्से में डाल दिया, उसको उठा के डाल दे रहा है। भैया मैं नोटिस करवा दूंगा, फिर मत कहना कि मैंने ऐसा काम, मैंने कभी जिंदगी में किसी का अनित नहीं किया है। हमारा कभी भी ये नहीं रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष जिससे लगा उसको आर पार कर दिया। इसके पहले का इतिहास मेरे जो है बड़ा ही जबरदस्त तरीके से रहा और वो चीज़ हमारे पास आज भी जो है वो चीज़ उपलब्ध है। हम अपने कागज को भगवान की तरफ सजा के रखते हैं, क्योंकि कागज ही बोलता है, इंसान नहीं बोलता है। फिर आप ये कहिएगा कि आपने दिल्ली पुलिस में क्यों कंप्लेन किया, मैं कर दूंगा कंप्लेन और करूंगा, 100% गारंटी है। अगर मेरे वीडियो आज के बाद फेसबुक से उठा के यूट्यूब पर डाला और गलत तरीके से पेश किया, किसी भी अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया, मेरे वीडियो को बना के गलत तरीके से तोड़ मोड़ के डाल के, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं साफ स्पष्ट कर देता हूँ, मैं पेंशन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे लिए तमाम अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, जवान सब लोग एक बराबर हैं, जिनको मैं भगवान का स्वरूप मानता हूँ। आई एम द एजुकेशन स्ट्रेस काउंसलर और मेरा काम है तनाव को मुक्त करना। मेरा काम ये नहीं है कि जो है मेरे वीडियो को आप उठा के डाल दीजिए। मैं क्यों करता हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैं 2014 में प्रधानमंत्री जी आए, जब उन्होंने काम किया, मैं आज आप लोगों के बीच में क्यों आता हूँ फेसबुक पे, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे कोई जस्टिफिकेशन मांगे तो मैं दूंगा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुआ, मैं 1 यूनिट में काम करूं तो वहां के 1200 लोगों के लिए काम कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं फेसबुक पे आता हूं, सोशल साइट से सब कोई जुड़ा है, तो मैं हजारों यूनिट पैरामिलिट्री फोर्स के यूनिट में सभी लोग की समस्याओं को सुन सकता हूं और अपनी बात को रख सकता हूं, उन्हें अवगत करा सकता हूं। 1000 लोग इस फेसबुक पे मेरे जुड़े हुए हैं। आप लोग वीडियो पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सब ग्रुप में। आप बताइए, फेसबुक पे अभी एक स्कैम चल रहा था कि जहाँ पे अंजलि शर्मा, कभी भावना शर्मा, कभी कौन शर्मा, कभी राजश्री शर्मा, कभी रूपा शर्मा, पूजा कुमारी, कभी ऐसे ऐसे नाम की लड़कियां अकाउंट बना के जवानों को फेसबुक पे चैट करती थी, व्हाट्सएप नंबर मांगती थी, फिर वीडियो कॉल करके नंगा होकर वीडियो बनाती थी और फिर कहती थी ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हजारों जवानों को मैं बचाया हूं, मेरे पास एक रिकॉर्ड है। यहाँ तो चलिए छुट्टी की है, OLX पे जवान जो ठगी के शिकार हो गए गाड़ी खरीदने में, उसमें भी लोगों को मैंने बचाने का काम किया। अभी एक अधिकारी के बच्चे ने से जो है पायलट क्या बोलते हैं उसको, जो फ्लाइट अटेंडर होती है, तो उसके नाम पे जो है ऑनलाइन पेमेंट जमा करा लिया, उसको बचाने का काम किया। अब ये बताइए क्या मतलब बनता है कि इससे क्या है, सभी लोग के बीच में आदमी गया, सभी लोग की समस्याओं को सुना, सब लोग से जुड़ा। ये चीज प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर किया गया। अब इसमें कोई राजनीति करे, कोई पॉलिटिक्स करे, मैं जानता हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रकार से पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए कि एक लड़के को हरासमेंट किया जा रहा है। मेरे को हरासमेंट किया जा रहा है भाई, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। इतना हरासमेंट किया जा रहा है कि मैं LLB का एग्जाम दे रहा था, संडे को मेरा एग्जाम था, 2 पेपर मेरा समाप्त हो चुका था और मुझे बुला लिया गया। और ये दिमाग में 24 आवर्स घूम रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अपने
मतलब जिंदगी के महत्वपूर्ण 10 साल मैंने बिता दिए, उसके ही लोग ऐसे कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, ये विधि का विधान है, समय का जो है तगादा है। भगवत गीता में भगवान कहे हैं कि जब आदमी कोई सत्कर्म करता है तो उसकी बड़ी बाधाएं आती हैं। ये कागज़ ढूंढने में बहुत टाइम लगा है और ये कागज़ तमाम दस्तावेज मिल गया है। आप लोग पहुंचा दीजिएगा सभी लोगों के बीच में। हाँ, कुछ लोगों से मैंने अपील की थी कि हम सभी लोग जुड़ के सुप्रीम कोर्ट में आदरणीय कपिल सिब्बल सर को, और देखिए मैं कह देता हूँ आज इस फेसबुक पे साफ ऑन लाइव कर रहा हूँ, जो लोग मुझसे अजुरा रहे हैं ना, जो लोग हैं मुझे पता है। मैंने अपने पिताश्री को ये तमाम चीज़ें, घटना जो मेरे पे जो हो रहा है, क्यों जवान आत्महत्या करता है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आज। समय के साथ इन सब का जवाब दिया जाएगा। अगर मेरा अनहित होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये गारंटी है, ये 100% गारंटी है। वो चाहे क्यों ना कोई हो, वो भी अपने माँ के गर्भ में 9 महीना रहे, मैं भी अपने माँ के गर्भ में 9 महीना रहा। मैं भी उनसे कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरा कोई वो नहीं था कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे आईआरएस बनना है। मैं तो सिंपल सा टीचर बनने की कोशिश किया था। वो भी टीचर कौन सा, आर्म पुलिस फोर्स का या आर्मी का। आर्मी में 2 बार अटेंड किया हूँ, मेरिट में छटा हूँ, साफ स्पष्ट कहता हूँ आपको। असिस्टेंट कमांडेंट में मैंने जो है मेरिट से मैं आया हूँ, ठीक है। तमाम बिहार पुलिस बीपीएससी में जो है, वहाँ से जो है फर्स्ट पेपर निकलने, सेकंड पेपर दे नहीं पाया था। तो जो तमाम चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही है पटल पे ना, वो क्लियर है, सफा क्लियर आज झलक रहा है कि शायद मैंने अपना निर्णय गलत लिया या गलत चुना। लेकिन समय के साथ 10 साल जो है दे दिया, तो समय बर्बाद करके भागना भी उचित नहीं है। समय के साथ परिस्थिति के साथ लड़ना है और समय के साथ इन सब का जवाब दूंगा। अब ह्यूमन राइट्स को भी मैं लिखने जा रहा हूँ और कल परसों में ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखूंगा, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखूंगा कि क्या प्रधानमंत्री से मैं ये बात जरूर बताऊंगा कि आपके कर कमलों पे चलना बड़ा दुर्गम हो गया है, जहाँ पे जब मेरे जैसे शिक्षक एवं तनाव परामर्शदाता को, स्ट्रेस काउंसलर को इस प्रकार से हरास किया जा सकता है, तो आम कांस्टेबल, आम जो है हौलदार, एसओज को किस प्रकार से हरास किया जा सकता है, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसमें जो इन्वॉल्व है वो तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन मैं आप लोग बता देता हूँ कि इतनी तक घटना घटित हो चुकी है। शायद आप लोग इसको हल्के में लीजिएगा, लेकिन मेरा परिवार बहुत इसको ढंग से ले रहा है। और मैं आपके अपने सभी जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान हो, अधीनस्थ अधिकारी हो, मैं अपना परिवार का सदस्य मानता हूँ। मैंने कभी किसी में भेदभाव नहीं देखा, लेकिन ये तमाम दस्तावेज मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल सर को हायर करने के लिए मैंने बात की। जब मैं देश के जवानों के लिए लड़ सकता हूँ, तो क्या मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए नहीं लड़ सकता? लड़ सकता हूँ। मैं भी एफआईआर करा सकता हूँ। और ये सोच रहे हैं कि शायद मैं बहुत बड़े पद पे हूँ तो मेरे पे एफआईआर नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, समय आने पर बताया जाए। समय आने पर सब कुछ हो जाता है। जब मेरे जैसा भगत सिंह जैसा स्पष्ट पूर्वक बात रखने वाला, सुभाष चंद्र बोस की तरह बात रखने वाला और मेरे आइकन चंद्रशेखर आज़ाद की तरह बात रखने वाला इंसान कभी ये नहीं सोचा कि मेरे परिवार के क्या होगा, मेरे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा, मेरे माँ बाप हैं, मेरे वाइफ हैं, मेरे बच्चे हैं, इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर मेरी अकेले कुर्बानी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो लोग हरास कर रहे हैं वो भी अपने बच्चे के बारे में सोच लेंगे, ये भी क्लियर मैं कहता हूँ, अपने बारे में भी सोच लेंगे, क्योंकि मेरा हरासमेंट करना मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने जो 10 साल बर्बाद किया मैं क्यों कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरा 10 साल कोई वापस कर दे, मैं पूरे 10 साल की सैलरी वापस कर दूँगा। साफ ठोक के बोलता हूँ कि वापस कर दूंगा, 1 मिनट देर नहीं रहेगा। लेकिन 10 साल मेरा वापस करने की आपके पास भी ताकत होनी चाहिए। एक दिन कोई वापस नहीं कर सकता। अब क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आर पार की ये लड़ाई हो चुकी है मेरे दोस्त। आप लोग के पेंशन के मामले में, आप लोग की लड़ाई के लिए, आप आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया हैं कि नहीं है, इस लड़ाई में मेरा टांग खींचा जा रहा है। और वो लोग हैं जिनसे मेरा कोई मतलब ही नहीं था, कभी मतलब नहीं रहा। वो ये बोल रहे हैं कि तुम फेसबुक पे क्यों आते हो, वो ये बोल रहे हैं तुम्हारी यूट्यूब चैनल है, वो ये बोल रहे हैं कि तुम लोगों को क्यों बतलाते हो। ठीक है, अब ये बताइए मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है कि मुझे साबित किया जाए।
मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं खाने का कभी रिपोर्ट तक नहीं दिया। ऐसा अगर कोई कहता है तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो फौज में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में या आर्मी एयरफोर्स नेवी में मेरे चाचा 1999 में कारगिल युद्ध लड़े हैं। मेरे अपने चाचा बफोर्स टैंक बनाने वाले, टैंक तो बनाने वाले या वो जो है ईएमई में थे। तो हमारे परिवार तो ये है कि सबके लिए काम करता है। अब उस परिवार का सदस्य होने के नाते मैंने जिंदगी में एक गलत स्टेप लिया है कि मुझे लग रहा है कि मैं सीएपीएफ में आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए। मैं स्पष्टता पूर्वक बोल रहा हूं, अगर मेरा आद औलाद आ जाए ना तो मैं गुलामी लिख दूंगा। ये फिक्स हो गया कि नहीं आएगा, ये 100% गारंटी होगा कि नहीं आएगा तो नहीं आएगा। मेरे पिताश्री से आज बात हो रही थी, मैंने ये बात बोल दी है, और बोल दी है तो पिताश्री ने भी बोला कि क्विट करो। मेरे बच्चे से बड़ा कुछ नहीं है इस संसार में, लेकिन क्विट करो, जिनकी वजह से क्विट करो उनको भी क्विट करा दो। ये क्लियर है कि उनको भी क्विट करा दो, तो मैं करा दूंगा, ये गारंटी है, क्विट करा दूंगा। क्योंकि मैं आज तक कभी ये जिद्दी को नहीं देखे हैं, आज तक इनका पाला उन्हीं से पड़ा हुआ है जो लोग बेवकूफ। इनकी पूरी दस्तावेज, इनके तमाम सत्कर्म जो है, जो मेरे पे दबाव बनाने में, इसमें एक जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम नहीं लेना, एक ड्यूटी कमांडेंट है जो दिन रात चापलूसी करता रहता है, नाम मैं नहीं रखूंगा। वो आदमी मेरी चुंगली किया है हेडक्वार्टर, जाके रोज मेरी चुंगली कर रहा है, रोज बता रहा है कि ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, वो ऐसा बोला। अरे जाना तू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना कि वो क्यों बोलना सिखाए, जाके पूछ क्यों ओडीएफ के लिए काम किए, स्वच्छ भारत अभियान क्यों करा में काम उन्होंने पूरे राष्ट्र स्तर पे क्यों किया, उन्होंने जो है पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना क्यों लाया, जाके पूछ उनसे नहीं, इनकी औकात नहीं फट जाएगी। लेकिन मेरे से पूछ रहे हैं, और इनको ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर जैसे वो जन समस्याओं के लिए काम करते हैं, वैसे मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की समस्याओं के लिए काम करता हूं। आप हमें तनख्वाह से जो ये थोड़ी कांग्रेस गवर्नमेंट ने लाई थी, सीसीए कंडक्ट रूल 1972 के तहत हमारी तनख्वाह देते हो, ठीक, क्लियर बात है। और हमारी ड्यूटी आर्म पुलिस फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया मतलब आर्मी के तौर पे लेते हो। क्या दोहरा चरित्र नहीं है? दोहरा चरित्र जिसने स्थापित किया उसको हम पकड़ने में लगे हैं कि ये दोहरा चरित्र क्यों। अब आर्म पुलिस फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया के तौर पे आप ले रहे हो, तो हमें जो है बेल्ट अलाउंस मिलना चाहिए, जिसमें जवान को 5600 रुपया, एसओज को 7600 रुपया और अधिकारी को 17500 रुपया। लेकिन नहीं, ये नहीं दिया जाता। लेकिन तमाम ड्यूटी, तमाम क्रियाकलाप जो है क्लियर है। अब दूसरी चीज, हम दूसरे पहलू पर जुड़ते हैं। हम सीसीए कंडक्ट रूल के तहत आते हैं, हम बोल नहीं सकते, लेकिन एक आईपीएस दिन रात उसका वीडियो आ रहा है, दिन रात प्रवचन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई फांसी नहीं चढ़ाएगा। आप जाके देखिए, सीसीए कंडक्ट रूल के तहत बैंक कर्मचारी जो है उसकी तनख्वाह मिलती है, बैंक कर्मचारी का यूनियन है, क्लियर। सीसीए कंडक्ट रूल के तहत जितने बिहार पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सभी पुलिस है, आप बिहार पुलिस यूनियन है, बिहार पुलिस में यूनियन चलता है, उत्तर प्रदेश में भी यूनियन है, आईपीएस के लॉबी है, आईएएस की लॉबी है, ठीक, क्लियर है, रेलवे की लॉबी है, मजदूर संघ है, ठीक। हम भी सीसीए कंडक्ट रूल में है, क्या हमारा भी लॉबी होना चाहिए कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि आप आर्मड फोर्स यूनियन है। पुलिस का हो सकता है, आपका नहीं होगा। तनख्वाह पुलिस का दोगे, काम लोगे आर्मी के तौर पे, हैं? अब इस पे कोई बोल देगा तो कितना बुरी बात हो जाएगी। अब ये जगह क्यों है? एक्चुअली क्या है कि मैंने कागजों को पढ़ा, जब कागजों को पढ़ा, देखा, समझा, तमाम चीज को देखा, और ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन का समय को जो है मैंने पूरे बॉर्डर पे बहुत बढ़िया से काम किया। बहुत लोग आत्महत्या करते, अब मेरे सीआरपीएफ बीएसएफ, आज भी एक जवान की समस्या थी, सीआरपीएफ को मुझे कॉल किया कि मैं 1990 का हूँ, आरओ हूँ, और मेरे साथ ऐसे ऐसे मेरा हो गया है, मेरा 190 दिन छुट्टी जो है कोविड टाइम में जो है मेरे अर्जित अवकाश से काटा गया है। तो मैंने ये मुझसे जब पूछ रहे थे तो मैंने उनको सोल्यूशन निकाला कि आप अपने विभाग में देखिए कि कितने लोगों का जो है रेगुलाइजेशन किया गया छुट्टी, तो आप ये बताइए कि उनको जो है अर्जित अवकाश से नहीं, उनको ड्यूटी दिखाया गया। अगर ड्यूटी दिखाएगा तो आपको भी ड्यूटी दिखाया जाएगा। अगर अर्जित अवकाश से काटा गया तो अर्जित अवकाश से, इसमें विभाग अगर काटी है तो उनका सम्मान कीजिए। लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे कोर्ट केस, मैंने सफा तौर पर मना किया कि आप पहले देखिए कितने लोगों का,
हमारा काम है काउंसलिंग करना। अब मैं बीएसएफ के हो, सीआरपीएफ के हो, आईटीबीपी के हो, एसएसबी के हो, सीआईएसएफ के हो, लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं सबका काउंसलिंग करता हूँ, सबको बताता हूँ, मुझसे सलाह लेते हैं और मैं सलाहकार हूँ। अब इसको लेके जलन हो रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है। इससे बड़ा क्या हो सकता है दुर्भाग्यपूर्ण? गृह मंत्रालय शिक्षा के तनाव परामर्शदाता की एक तरह भर्ती के लिए अनुच्छेद 309 के तहत राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा आईटीबी भारतीय सीमा पुलिस फोर्स को देती है प्रिफेयर दी कि आप इनकी भर्ती करें। अगर ये भर्ती नहीं निकाले रहते तो मैं लोकेश कुमार सिंह क्यों भर्ती होता? मेरे में काबिलियत थी तो मैं भर्ती हुआ। अब रही बात कि मैं इस प्रकार से सामाजिक कार्य करता हूं, तो मैं पहले से समाज सेवक था। मेरे पूर्वज समाज सेवक थे, मेरे परदादा समाज सेवक थे, मेरे परदादा के परदादा जी अंग्रेजों से लड़ने वाले थे, उस परिवार का हूं। अब रही बात, मैं किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा हूं। तो इस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में, आर्म पुलिस फोर्स इंडिया के मामले में जब खोजबीन करना चालू कर दिया तो इतना इनको दर्द होना चालू हुआ कि मत पूछिए। क्या मतलब बनता है, जबकि मैं सबका सम्मान करता हूं। चलिए आगे बढ़, इससे आपको एक बताता हूं। इन्होंने एक मेडिकल डॉक्टर को इन्होंने इन्फॉर्मेशन किया था किसी बात को लेकर, जिसको किया था वो भी मुझे बता दिया कि आपके बारे में ऐसे चल रहा है। अब कौन कर रहा है ये मुझे नहीं पता है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, लेकिन मैं अपने पूरे परिवार को इस बात को मैंने बता चुका हूं और आप लोगों के बीच में मैं इस बात को रख रहा हूं। और मैंने तमाम एडवोकेट, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो हैं, सभी लोग को, आदरणीय अंकुश बरसर को इस घटना के बारे में मैंने बता दिया है। और आदरणीय जो है नीरज बाबू को मैंने बताया, आदरणीय जो है आपके जो है आशीष निश्चल सर को मैंने बताया है, आदरणीय आशाजन मदान मैडम को बताया है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर एडवोकेट हैं। तो मैम को मैंने इस बात में अवगत कराया कि मैम ऐसे हो रहा है। तो मैम ने बोली कि देखो, मैं जब केस करूंगी और पीएल लगाऊंगी तो बहुत बड़ा जो है नुकसान हो जाएगा, तो तुम क्या चाह रहे हो? तो मैंने बोला मैम, मैं किसी का नुकसान नहीं किया हूँ। शायद उनको इस मेरे बारे में खोजबीन करने से अगर उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है तो करने दीजिए, लेकिन एक व्यक्ति ने जो गलत काम किया है उसकी सज़ा मेरे पिताश्री बहुत जल्दी देने वाले हैं और उसके लिए हमने नोटिस भी तैयार कर दिया और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये नोटिस आप लोग के बीच में जब इसका बूम फटेगा तो आप लोग के बीच में भी रखने का काम किया जाएगा कि अब राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आर्टिकल राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के तहत जो अधिकार दिया गया है, उस चीज़ का मैं प्रॉपर अब पालन कर रहा हूँ। और आर्टिकल 19 का भी मैं पालन कर रहा हूँ। मेरा अधिकार है किसी चीज़ को लेकर जानना, जागरूक करना, बताना, सिखाना, पढ़ाना और तमाम व्यवस्था स्थापित करना। तो मुझे इसमें मुझे गर्व महसूस होता है और मैं ये करता रहूँगा। बेशक उस चीज़ को क्विट करने का काम करूँगा जो हमारे ज़िंदगी में रोड़ा बनने का काम करेगा। क्योंकि देखिए, जब उड़ान बड़ी हो तो छोटे छोटे मुद्दों में आके उलझना नहीं चाहिए। इस समय हमारा लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट के में जो एसएलपी लगी हुई है, स्पेशल लीव पिटीशन लगी हुई है, उसको लेकर हमें न्यायालय में फरवरी तक 11 फरवरी को उसकी सुनवाई है। उसके लिए हमें एडवोकेट पैनल तैयार करना पड़ेगा। इस पे हमें चर्चा कर, और एक एक जवान को इस पे चर्चा करना चाहिए, एक एक अधीनस्थ अधिकारी को चर्चा करना चाहिए जो 2004 के बाद है। और 2004 के पहले जो लोग हैं उनको ये मंथन करना चाहिए कि आप आर्म पुलिस फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया हो तो आपको पेंशन 75% मिलेगा जब रिटायरमेंट जाइए, आपको 50% दिया जा रहा है, सिविलियन एक्ट के तहत दिया जा रहा है। इस पर चर्चा करना चाहिए, सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। अब जो व्यक्ति बोलने वाला है, जो व्यक्ति कागजों के पीछे घूम रहा है, जो व्यक्ति करने वाला है, उसका नुकसान करके क्या पाएंगे? कोई समझने वाली बात है। और नुकसान ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि जितने 14 लाख आज के डेट में कर्मचारी हैं, 10 लाख मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एक एक जवान, एक एक अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी डायरेक्ट लोकेश कुमार से जुड़े हुए हैं और ये नुकसान करेंगे। मैं आह्वान कर दूंगा, एक एक जवान से मैं चंदा मांग लूं तो 10 लाख भी 1,000 रुपये दे देंगे ना, पूरे साल में 1,000 रुपये डोनेशन दे देंगे तो कितना करोड़ रुपया होगा ये सोचे भी नहीं होंगे। हमारे लिए, जब मैं अपने भाइयों के लिए कर सकता हूं तो मेरे भाई मेरे लिए कितना कर सकते हैं ये आज तक कल्पना तक नहीं कर सकते होंगे। इनका इतना बड़ा एनजीओ नहीं खड़ा होगा जितना बड़ा मैं एनजीओ खड़ा कर दूंगा। और रही बात भाइयों के लिए लड़ रहा हूं तो इसमें क्या है, आपका किसी का मैं नुकसान नहीं कर रहा। किसी ने मेरा नुकसान किया, मेरे फादर का नुकसान करने की कोशिश की है
और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जबकि मैं TDS गवर्नमेंट का, मेरे फादर का हर TDS में जमा करता हूँ गवर्नमेंट को। अगर किसी एडवोकेट को 10 लाख रुपया गया तो 10 लाख का 1 लाख के करीब TDS जमा करता हूँ। किसी को 15 लाख गया तो 15 लाख का TDS जमा करवाता हूँ। फादर को बोलता हूँ फादर TDS जमा करिए, कभी इनकम टैक्स में कहीं कोताही मत कीजिएगा, कहीं कोताही मत कीजिएगा, क्योंकि सरकार का जो टैक्स हम जमा करते हैं उससे किसी न किसी के कल्याण होता है। और NGO काम करती है। अब NGO 4 प्रश्नों पे काम करती है, मेरे फादर के NGO। सबसे पहले जो शहीद हैं उनकी विधवाओं की बेटियों की शादी में मेरे फादर जो बताए हैं, शादी में 21,000 रुपये का योगदान करती है। वो है क्या है, 21,000 जो देती है उसको बोलते हैं कन्यादान योजना। कन्यादान योजना के तहत देती है। गरीबों के लिए कंबल और शॉल भी देती है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान के लिए अगर कोई व्यक्ति विशेष के पास पैसा नहीं, उसके लिए कोर्ट केस लड़ती है। कर्मचारियों की कोर्ट केस लड़ती है और उनको अन्य लोगों को एडवोकेट प्रोवाइड करती है कि कैसे आपको एडवोकेट कहाँ से लेना है, कौन एडवोकेट इस मामले में जीता हुआ है। क्योंकि सब कोई काला कोट पहनने वाला हर कोई वकील नहीं हो सकता, क्योंकि हर दही देखने के बाद मीठा नहीं हो सकता, खट्टा भी हो सकता है। अब सर्विस मैटर का कौन एडवोकेट है, आपके क्रिमिनल केस का कौन एडवोकेट है, ठीक है, और उसके बाद जो है कंपनी लॉ का कौन एडवोकेट बेहतर है, किसको पता है आज की डेट में। और 80% लोग इसमें चकमा खाते हैं, 80 नहीं 99%। लेकिन मुझे दिन रात इनसे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सौभाग्य प्राप्त कराने वाले और कोई आदरणीय एडवोकेट अंकुर सिंह सर हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया ये विद्या। अगर मैं आज LLB कर रहा हूं तो उनकी देन है। और भगवान की कृपा होनी चाहिए। संसार के तमाम चीज जो है भगवान की कृपा से ही होता है। और हम ये कहते हैं कि जो भगवान विधि का विधान लिखा हो उस काम को करो जिसमें सामाजिक कल्याण होना चाहिए। वो चाहे मैं हूँ, आप हूँ, मैं हरदम जवानों से कहा हूँ कि आप कभी परेशान मत होना। कोई समस्या लेको जो है, जब कभी समस्या है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करना। मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ। समस्या होगा तो मैं बताऊंगा इस समस्या से आप कैसे निजात पाइएगा। लेकिन आज का समय है कि हम सब संगठित होके सुप्रीम कोर्ट में जो टाइम दिया, अगर आज 11 फरवरी की सुनवाई है, अगर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े एडवोकेट आदरणीय, सीधे मैं बोलता हूँ, कपिल सिब्बल सर हो गए, सीधी सी बात है, महेश जेठमलानी हो गए, आदरणीय एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं, सीनियर काउंसिल है, आदरणीय जो हैं आपके जो मनिंदर सिंह होंगे, आदरणीय जो हैं एडवोकेट आपके जो है हरीश साल्वे हो गए। साल्वे सर के PA से मैंने बात किया है। साल्वे सर अमेरिका में हैं, उनसे भी मैंने बात किया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो आ नहीं सकता, और उनकी फीस जो है आप लोग जाके देख सकते हैं कितनी है, गूगल पे मारिए सर, ठीक है। राजीव कुमार उनके एडवोकेट वो है PA राजीव शर्मा। उसके बाद जो है आदरणीय जो है नीरज जी हो गए, आदरणीय जो है एडवोकेट सुनील कुमार जी हो गए, पंकज तिवारी जी हो गए, हिमांशु तिवारी हो गए, रजत अरोड़ा सर हो गए। ये सभी लोग एडवोकेट हैं जिनकी एक सुप्रीम कोर्ट में पैनल तैयार अगर हम कर देते हैं तो जितने मैटर हैं सुप्रीम कोर्ट में, जितने बड़े एडवोकेट हमारे रहेंगे, तो जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं और सॉलिसिटर जनरल हैं जो सरकारी एडवोकेट होते हैं, वो आके जो बयान दे के दबा देते हैं, वो दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनसे सीनियर काउंसिल होगा तभी जाके वो हार सकते हैं, और जब हारेंगे तभी तो जीत पाएंगे। यहाँ हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। इस समय आर्म पुलिस फोर्स यूनियन साबित करने में लगे हैं। अगर आर्म पुलिस फोर्स यूनियन साबित हो जाता है तो ऑटोमेटिक तमाम पे एंड अलाउंस, तमाम चीजें हमारी चेंज हो जाएगी। पेंशन का मुद्दा खत्म हो जाएगा, पेंशन, ओल्ड पेंशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, तमाम चीजें वो स्थापित हो जाएगी जो कोई सोचा तक नहीं होगा। CPC कैंटीन CSD के तौर पे हो जाएगी। शहीद जवान कहलाएगा, अगर मरने के उपरांत उसको शहीद प्रमाण पत्र मिलेगा। जो हमारे जवान रिटायरमेंट होंगे उनको एक्स सर्विसमैन कहा जाएगा। ये तमाम चीजें होगी। अब ये चीज स्थापित करने में लगे हैं। अब देखते हैं आप लोग जो मैं बातें आप लोग के बीच में रखा हूँ, इस बात का ख्याल रखें। और बाकी जो YouTube चैनल चला रहे हैं महोदय, मैं फिर अपील कर रहा हूँ सभी जवानों के बीच में, वो भी मेरे फेसबुक के साथ जुड़े हुए हैं जो वीडियो चुराते हैं। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, और इस बात को समझ लीजिएगा कि जब खुन्नस जब दिमाग में चढ़ा है, जब कहीं आदमी
किसी से लड़ रहा हो, कहीं फंस रहा है और उस वजह से फंस रहा है, आपके वीडियो यहाँ से कटिंग पेस्ट की वजह से, तो मैं आप पे दिल्ली पुलिस में आप पे एफआईआर करने का काम करूँगा और साइबर सेल को लिख के लेटर दूंगा। मेरे लिए दिन रात यही कागज़ ही पिरोता हूँ, ये कागज़ आपके लिए भी पिरो दूंगा। फिर उसके बाद आप परेशान हो जाइएगा, सोचे भी नहीं होइएगा, घर में से खींच के लाऊंगा। आपका ईमेल, मुझे उस पर ईमेल आईडी भी नहीं दिखाई दे रहा। तो आप सोच रहे हैं कि आपको, जबकि हम एक बार नोटिस दे चुके हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपको नोटिस दिए हैं, हमारे जो हैं और कलीग जो हैं वो भी नोटिस आपको किए हैं, लेकिन आप सुधरने के बजाय आप बार बार मेरे तोड़ मोड़ के वीडियो डाल रहे हैं, आवाज़ को इधर उधर करके डाल रहे हैं। तो फिर आप ये मत सोचिएगा मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, सभी जवानों के सामने बोल रहा हूँ, कोई अधिकारी भी सुन रहे होंगे, कोई अधीनस्थ अधिकारी भी सुन रहे होंगे, कि उस सब लोगों के सामने मैं अपील कर रहा हूँ कि आपको मैं मौका दे रहा हूँ कि दोबारा ये काम मत कीजिए। मेरा नुकसान होगा तो आप भी भरपाई नहीं कर पाइएगा और मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी का नुकसान करने के लिए नहीं बना हूँ। और आप अगर मेरा नुकसान कर रहे हैं, आपके वीडियो डालने से, तोड़ मोड़ के डालने से मेरा नुकसान होगा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि देखिए, मेरे डीजी साहब या मेरे अधिकारीगण मेरे से नाराज हों, मैं कभी आज तक मैंने किसी को आज तक ठेस नहीं पहुंचाया। तो मेरे लिए अगर मेरा अधिकारी परेशान होगा तब भी मुझे कितना दुख है, इस आज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, साफ स्पष्ट बोलता हूं। मेरे सीओ साहब मेरे लिए परेशान हो रहे हैं तो मैं वो जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि सीओ साहब या डीआई साहब, आईजी साहब या एडी साहब, डीजी साहब जो भी हैं वो मेरे पूजनीय हैं, बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, और मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। और मेरे लिए अगर कोई परेशान हो जाए तो सब बेकार है। वो चाहे आपके लिए, आप अगर किसी आपकी वजह से कोई परेशान हो रहा है तो ये भी गलत है, और मैं ये देखना नहीं पसंद करता, क्योंकि मैं अपने काम में इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करता हूँ ना कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे कमी निकाल दे। मैं अपने ड्यूटी ईमानदारीपूर्वक, तमाम चीज़ें ईमानदारीपूर्वक करता हूँ, कोई भी काम संसार का। लेकिन मेरी वजह से और आपकी वजह से वो परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि आप मेरे आप ये वीडियो उठा के यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो भड़काऊ तरीके से, तो ये गलत है। मैंने बात कही किसको, मैंने कांग्रेस गवर्नमेंट को कहा कि 2011 में अर्धसैनिक बल को सीएपीएफ कर दिया, ये गलत है। तो आपने उस चीज़ को काट के उसमें अलग डाल दिया, उसका निकल जा रहा, अलग अनुच्छेद हो रहा है। और आपको पता है कि आज के डेट में जो है तमाम चीज़ें स्थापित क्यों की जा रही है कि आत्महत्या मैं रोक सकूं, मैं जो है जवानों के जो है आत्महत्या को रोक सकूं, जवान जो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं उसको रोक सकूं। और आप उसको तोड़ मोड़ के पेश कीजिएगा तो उससे गलत होता है, और ये गलत होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी लड़ाई अभी पेंशन की लड़ाई जो है, आर्म पुलिस फोर्स यूनियनों की लड़ाई है, वो इतनी मजबूती के साथ लड़ी जा रही है कि मतलब इसको कल्पना तक कोई नहीं कर सकता। मेरा हाथ जोड़ के फिर विनती है कि आप ऐसा ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर उसके बाद मैं जब करूंगा तो परेशान हो जाइएगा। जो आदमी राष्ट्र हित के लिए इतने जबरदस्त तरीके से घर परिवार समाज सब कुछ त्याग कर लड़ सकता है, क्या आपको छोड़ सकता है? क्या मैं आज कह रहा हूं, अगर यूट्यूब पे देश का रक्षक के नाम से जो यूट्यूब चैनल बना रखा है, मैं फिर यहाँ से नोटिस दे रहा हूँ और पूरे जवानों के बीच में दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो काट के फेसबुक पे गलत तरीके से फेसबुक का वीडियो उठा के यूट्यूब पे अपलोड अगर आपने किया तो मैं दिल्ली पुलिस में कल एफआईआर दर्ज कराऊंगा, कल या परसों करा दूंगा, 100% गारंटी है। कोई भी वीडियो अगर इसके बाद से अगर नोटिफिकेशन मेरे को आ गया, क्योंकि मैं भी सब्सक्राइबर हूँ, मैं देखता रहता हूँ मेरे वीडियो को, और मैं कई बार आपको नोटिस कर चुका हूँ, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं अपने पत्नी का नाम, तो आपकी पत्नी जेल में जाएगी। अगर आप कीजिएगा तो आप जेल में जाइएगा, और गारंटी है कि मैं जेल भेज दूंगा। मैं थोड़ा मोड़ा भी बकसने के मूड में नहीं हूं। तो मेरा गुस्सा जो कहीं और किसी के साथ मेरा गुस्सा है, वो कहीं गुस्सा आपके ऊपर ना निकल जाए, इसलिए क्लियर है। रघु रंग बहादुर सिंह जी बोले हैं, मनीष कश्यप का क्या हुआ सर? मनीष कश्यप जो है तमिलनाडु के अन्य केसों में जो है उनको 3 केसों में बेल मिल चुका है, अन्य केसों में बेल मिलने वाला है और उसकी कार्रवाई चल रही है। एनएसए भी खत्म कराने का काम तेज किया गया है। मनीष के जो छोटे भाई हैं करण कश्यप, वो बेचारा दिन रात लगा हुआ अपने भाई को निकालने के लिए, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में रहेंगे। दूसरी चीज़ है, बिहार के भी केसेस हैं, तो बिहार के केस को भी जो है वो देख रहा है, मनीष का छोटा भाई जो करण है वो देख रहा है, और उसमें भी जो है एडवोकेट हैं, बहुत एडवोकेट हैं और बहुत लोग हैं जो साथ दे रहे हैं। बाकी उसमें भी समय के साथ, क्या समय एक बराबर थोड़ी रहता है, तो वो भी वहाँ से निकलेगा। और
आने वाले भविष्य का मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि भगवान की कृपा रही तो आप लोग के बीच में एमपी भी दिखाई दे सकता है और विधायक भी दिखाई देगा और मंत्री भी बिहार सरकार में दिखाई देगा। बस आप लोग का जो है सभी जितने जनमानस है बिहार के, सभी जाति धर्म मजहब के लोग, उनका स्नेह जो जिस प्रकार से है उसके लिए तो मैं शुक्रिया करता हूँ। और देखिए हम लोग के लिए जैसे पूरा बिहार समाज हो या पूरा भारत का समाज है, वो हमें पर्सनली हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि उन लोगों के लिए करना बहुत जरूरी है जिनको जागरूक नहीं है। तो हमारा काम है जागरूक करना और हम लोग करते रहेंगे, समाज सेवा करना करते रहेंगे। आप चिंता न करें, मनीष कश्यप बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में रहेंगे। ना ही लालू जी के परिवार से हमारा कोई द्वेष था, ना उनके कोई हमारा घरेलू संबंध है, ना नीतीश कुमार जी से था। अब रही बात नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तो हम बिहार के हैं तो उनसे हम पूछेंगे ही, अगर कुछ होगा। उनको वोट दिए हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, ये थोड़ी है हारे उनको जो वोट दिया है उनके भी मुख्यमंत्री हैं, जो वोट नहीं दिया उनको उनके भी मुख्यमंत्री हैं। ऐसा अगर समाज कल्याण के हित के लिए कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, आज अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, ये थोड़ी है गृह मंत्री गुजरात के गृह मंत्री हैं, वो पूरे भारत के गृह मंत्री हैं। तो उनका धर्म जो बनता है वो तमाम राज्य हित के लिए बनता है, राज्य में समव्यवस्था कायम करने का वो निर्वाह करते हैं। तो हम जिनको प्रतिनिधि करने के लिए जनप्रतिनिधि जन के वोट से जिसको चुनते हैं, उनसे हमारा अधिकार है मांगने का। अब अधिकार कैसा है, एक होता है प्यार से, एक होता है कड़क बोली से, और एक माँ के पेट से गर्भ से पैदा हुए दो बच्चे हैं, उनके दोनों के अलग अलग विचारधाराएं हैं। सेम टर्म ऑफ कंडीशन इंसान में ही होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि को इस बात को समझना चाहिए कि उसको निगेटिव में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो उसको समझाइए, उसको बुझाइए, ये ना कि उसको परेशान कीजिए। बाकी क्या है कि आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि लोगों के मन में अहंकार और द्वेष और घृणा बढ़ चुका है। अहंकार इस प्रकार से है कि उनको लगता ही नहीं कि मैं शमशान कभी जाऊंगा, पहला, ठीक है। द्वेष ये है कि कोई आगे काम कर रहा है तो टांग खींचने वाले हजार लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं काश इसके जगह पर रहता, और वो कहीं काश जो जगह है वो स्थापित भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन में लोभ होता है, तो स्थापित कहाँ करेंगे। द्वेष, घृणा इस प्रकार से है कि देखिए राहुल गांधी जी एक बयान दिए थे जिसमें गुजरात कोर्ट ने उनके जो है अपने उन पे कानून मतलब सजा को क्लियर रखा कि मोदी चोर होते हैं। अब मोदी कौन चोर होते हैं ये क्लियर नहीं कहा, लेकिन कहने का इंटेंशन कहाँ था वो क्लियर पता। तो उनकी जो है सदस्यता रद्द हो गई सांसद की, और अभी वो सफरिंग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उस मामले का सुनवाई होने वाला है। ये बानी ही है ना, तो बानी जो है अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि द्वेष इंसान को नहीं करना चाहिए। वो चाहे कोई हो, पक्ष हो विपक्ष हो, कोई पद वाला हो, कोई किसी भी रैंक पे हो, कोई जिलाधिकारी हो, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, गृह सचिव हो, किसी को किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर वो गलत नहीं है उसके प्रति अगर द्वेष रख रहे हैं तो भगवान सब देखते हैं, सबके साथ वही करते हैं कि जो जिस प्रकार से जिसके साथ करेगा। बाकी मेरी भावनाएं राष्ट्र हित के लिए है, थी, रहेगी। हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, मैं साफ ठोक के बोलता हूँ, और तमाम दस्तावेज इकट्ठा हो रहे हैं जो समय के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का। बाकी सभी लोगों से ये आह्वान करूँगा कि आप संगठित रहिए। जिस दिन आपकी आवश्यकता पड़ेगी मैं तमाम जो है उन लोगों से फिर मैं आग्रह करूंगा, और इस बात को समझिएगा। बाकी लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लगाने, हाई कोर्ट में केस लगाने के लिए कुछ लोगों ने लोगों से डोनेशन के तौर पे केस के नाम पे 1100 रुपया ले रहे थे। हाई कोर्ट में एडवोकेट का वकालतनामा देके वो लोग अब हाई कोर्ट में केस तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और वो लोगों से बेवकूफ़ बना के पैसा ले रहे थे। कुछ लोगों ने मेरे नाम पे पैसा लेने का काम किया था, जिनको मैंने एक्सपोज किया, पकड़ा, आप लोगों के बीच में रखा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अगर मेरे नाम पे अगर कोई भी व्यक्ति विशेष 1 रुपया मांगता है, तब तक मत दीजिएगा कि जब तक मेरी आप कहीं पे स्पीच ना सुनो। मैं कभी भी 1 रुपया आज तक किसी से नहीं लिया हूँ। जो मैंने कमाया वो देश हित के लिए जवानों पे खर्चा कर दिया, और जिस दिन मैं जवानों से हाथ जोड़ के विनती कर दूंगा, मैं ये जानता हूँ कि लाखों जवान मेरे साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। वो पैसे के लिए मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, वो प्रेम से जुड़े हैं, और इसलिए जुड़े हैं कि वो जानते हैं कि मेरी जो कमाई है वो ईमानदारी है, मेरी कमाई वो डेडिकेशन है, जिस काम को किया वो डेडिकेट होकर किया है।
और ये ईमानदारी ही मेरे लाखों जवानों के बीच में जोड़ती है और मैं सबके लिए काम करता हूँ और ये कमाई मेरे साथ जाएगी। जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ जाएगी और मैं जानता हूँ कि चलते फिरते जब अंत समय आएगा 80 साल के करीब के लम्ब मैं क्लियर करता हूँ, तब मैं आराम से चलते फिरते चला जाऊँगा। और मुझे उस समय ऊपर वाले के सामने, मैं देखा नहीं ना आपने देखा, लेकिन ये जरूर जानता हूँ, अनुभव जरूर करता हूँ कि वो मेरे साथ देते हैं। तो उस समय जाके मैं बोल सकता हूँ कि जनमानस के लिए, जिसके लिए आपने जन्म दिया था, उसके लिए मैंने काम किया। बाकी 2-3-4 मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई 17/8 को होने वाली है। ग्रेड पे फिक्सेशन का मामला है, उसमें एडवोकेट आदरणीय आशाजन मदान मैडम है, इकलौती एडवोकेट हैं, और एक खान सर हैं जिनकी सुनवाई नवंबर में होगी। और कुछ केसेस हैं जो बहुत डेडिकेशन के साथ लड़ा जा रहा है, वो भी चीज़ आप लोग के बीच में रखिए। नितिन चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को जय हिंद, सबको मेरा प्रणाम। मेरे बातों से अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। दूसरा चीज़ ये है कि आप लोग कहते हैं कि मोदी जी का नाम लेते हैं, बहुत लोग नाराज़ भी मेरे से हो जाते हैं कि मोदी जी पेंशन नहीं दी है। देखिए, मैं एक याचक हूँ और मेरा याचना जो है मेरे प्रधानमंत्री जी से रहता है। आप जो वीडियो शेयर करते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाता है, गृह मंत्रालय को भी जाता है, तमाम BSF, CRPF, ITBP, SSB, CISF, SPGNS जी के सभी जो अधिकारीगण हैं वो लोग देखते हैं, PRO सेल देखता है, DG साहब तक पहुंचाया जाता है और मुझे सब पता है। लेकिन कुछ दिनों से मेरे बारे में निगेटिव पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं रोकने का काम किया जा रहा है। और ये निगेटिव पहुंचाने वाले वही जयचंद नहीं थे, जयचंद हुआ करते थे जिन्होंने राष्ट्र मतलब अपने राजा के प्रति गद्दारी की थी। तो वो जयचंद जो है आज भी हैं। महाराणा प्रताप को धोखा देने वाले जो थे वो आज भी हैं, और ऐसे लोग हरदम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही हैं, वो आजीवन रहेंगे। जो चाटुकार होते हैं, जिनको लगता है कि मैं इनकी चुंगली करके बहुत बड़े नंबर बना लूँगा, तो हर अधिकारी, हर आदमी समझता है जो आज लोकेश की चुंगली कर रहा है, कल वो उसकी भी चुंगली कर सकता है। तो वो चीज़ जो है शायद समझदार व्यक्ति समझता है। और मैं जानता हूँ कि देश में जो सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं वही IPS, IAS, IRSF और UPSC क्वालिफाइड करते हैं। सबसे पढ़े लिखे लोग जिनको माना जाता है, वो लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन घात करवाने की कोशिश जो की जा रही है उसका भी समय पर जवाब दिया जाएगा। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया, और ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि मेरे मन की भड़ास थी और मेरे जो दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया वो आप लोग के बीच में रख दिया। अखिलेश प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाला जजमेंट भी आपको सुना दिया, वो अपील नंबर भी आपको बता दिया कि 439/1980। और ये इतना छोटा नहीं है कागज़, 1980 में मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें लाना, ये स्थापित करना, 2004 के बाद जो लोग हैं NPS में, जो सिपाही 20 साल नौकरी करके जाएगा उसको 9,000 पेंशन मिलेगा। जो ASI हौलदार मतलब ASI हौलदार जाएगा उसको 10-11 हज़ार मिलेगा, ASI जाएगा उसको 13,000 मिलेगा, SI जाएगा उसको 18,000 मिलेगा, इंस्पेक्टर जाएगा 19,000 मिलेगा। ऐसे मतलब सबका बढ़ता जाएगा। कमांडेंट DIG तक जो भी लोग जाएंगे उनको 40,000 से ऊपर पेंशन नहीं बनेगा। और आज से 20 साल के बाद जोड़ लीजिए महंगाई क्या होगा। आज से 2014 में 13 में जो गैस सिलेंडर 395 रुपये करीब में था या 368 रुपये के, आज वो 1100 रुपये का है। जो माचिस की डिब्बी 50 पैसे में मिल रही थी वो आज 2 रुपये की है। और ये तमाम चीज़ें आप सोचिएगा। जो एजुकेशन सिस्टम बहुत सस्ता हुआ करता था, वो आज जो किताबें 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये की होती थी, वो किताबों की कीमत 150, 250, 300 हो चुकी है। NCERT में जो कॉपी जो है 5 रुपये मिलती थी इतनी मोटी, वो कॉपी की कीमत आपको 50 रुपया हो चुका है। तो उस समय आज के 20 साल बाद क्या होगा, इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो आदमी भविष्य को लेकर चिंतित नहीं होता है, वो आदमी का जीवन बेकार है, वो चाहे कोई भी क्यों। बाकी ये बात आप जेगिन में रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी किसी भी विभाग अध्यक्ष को मेरी भावनाओं से ठेस पहुंचा है तो मैं फिर अपील करता हूं कि मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। और मैंने शायद कहीं भूल चूक में कोई गलती कर दी होगी तो इसको ज़्यादा जोड़ देने की ज़रूरत नहीं है और हवा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं हवा दूं। मैं जितने भी पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी उन लीडरों से
अपील कर चुका हूँ, वो जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं 2012 में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में अनुराग ठाकुर जी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मैं एक छोटा सा कर्म मैं भी एक सेवक था और दिल्ली में ही था। छतरपुर से MBA कर रहा था IIPM से, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर प्रधानमंत्री जी के लिए मैं फिर नौकरी क्विट कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 10 साल जो मैंने बर्बाद किया, मैं आज सांसद रहता या विधायक रहता या बहुत बड़ा जो है एम्पायर तो खड़ा कर ही दिया है, मुझे पता है, लेकिन वो भी उससे भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता, जो आज जो लोग देख रहे हैं वो उससे भी बड़ा एम्पायर में खड़ा करता। लेकिन समय का तगादा है और बहुत जल्दी इस चीज़ को भी स्थापित करेंगे। ऐसा नहीं है, जो होता है ईश्वर जो चाहता है वो अच्छों के लिए चाहता है। अगर मेरी नीयत अच्छी होगी तो बहुत बड़ा एम्पायर भी मैं खड़ा करूँगा, ये 100% गारंटी है। बाकी किसी को अगर कोई भावना पे अपने भावनाओं को लेके सोच रहा है मेरे प्रति, तो मैं PIL दर्ज करने वाला हूँ। PIL भारत के में इतना बड़ा हड़कंप मचाने वाला है, वो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन वो PIL जब दर्ज होगा तो भूतों न भविष्य कोई सोचा भी नहीं होगा। और वो तमाम दस्तावेज मैंने एडवोकेट आदरणीय नीरज जी को उपलब्ध करा दिया है और उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मुझे छोड़ना चाहिए। अगर कोई मेरे पे उस प्रकार से प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा तो मैं भी करूँगा, ऐसे क्लियर है। बाकी सभी को नमस्कार, प्रणाम। बहुत लंबा वीडियो हो गया और आप लोग भी लाइन पर आ गए। बाकी जितने लोग मेरे लाइन पे हैं उन लोगों से मैं कहूँगा #OPS आदरणीय प्रधानमंत्री जी, #PMO PM नरेंद्र मोदी जी, और फिर अपील कीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे कुर्बानी को देखते हुए हमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम से चरितार्थ करने की कृपा करें। बाकी न्यायिक लड़ाई में लड़ रहा हूँ और न्यायिक लड़ाई में आप लोग सभी लोग साथ देने की कृपा करिएगा। धन्यवाद। दूसरा कोई अगर मेरे नाम से पैसा मांग रहा है, भैया हाथ जोड़ के विनती है, उनको ना दीजिएगा। अगर करता है तो उस पर कार्रवाई कीजिएगा और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा जवानों के पास शेयर करके भेजने का काम कीजिएगा। बाकी कोई भी समस्या आपकी हो, डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दूंगा, मैं 1 रुपये नहीं लेता और हज़ारों लोगों को सलाह दिया हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है और मैं आगे भी सलाह देता रहूँगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेम करते हैं कि ऑप्स दें तो ज़रूर आप नेक्स्ट PM 2014 PMO जरूर लिखिएगा। बाकी देखते हैं, 100% गारंटी है कि मैं प्रधानमंत्री जी के चरण कमलों में गिर के आपके लिए पेंशन लागू कराने का काम करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।